Hello, this is Fatser here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 7 Social Science History portion with chapter number 3 Delhi Sultan. So, let's start with our new paragraph. The Mongols under Chinggis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 मीन्स कि मंगोल्स ने चंगेज़ खान के अंदर क्या किया था, ट्रांसऑक्सियाना को अपने अंदर शामिल कर लिया था या फिर उसको जीत लिया था. एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सूट आफ्टर, यानी ये जीतने के बाद अब बारी थी दिल्ली सल्तनत की कि जिसको मंगोल्स अपने आप में या फिर अपने किंगडम का एक हिस्सा बनाना चाहते थे. सो Mongols attacks on Delhi Sultanate increased during reign of Alauddin Khilji, जिसके चलते मंगोल्स ने दिल्ली को क्या किया, अटैक किया. और अटैक करने के बाद या फिर उनके जो अटैक्स है वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का जो अर्ली रूल था उस टाइम में अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. कि जिसके चलते दोनों ही यानी रूलर्स को अपनी आर्मीज को क्या करना पड़ा, मोबिलाइज करना पड़ा. मोबिलाइज करना पड़ा मीन्स कि जहाँ पे पहले जो सोल्जर्स थे वो एक गैरिसन टाउन में रहते थे, अब उनकी आर्मी को उनको क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा. और बढ़ाने के साथ साथ जिस जगह पे या फिर जहाँ से मंगोल्स अटैक कर सकते थे उस जगह पे अपनी आर्मीज को क्या करते थे, खड़े रखते थे या फिर वहाँ पे रखते थे. लेट अस सी हाउ डू सुल्तान डील्ट विद दिस. तो चलो देखते हैं राइट कि इन दोनों सुल्तान्स ने मंगोल्स अटैक्स के सामने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज बनाई थी. देन हियर इन दिस टेबल यू कैन सी राइट द स्ट्रेटजीज दैट अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक हैव इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द अटैक्स ऑफ मंगोल्स. और कि जब उनको मंगोल्स के सामने क्या करना था, मंगोल्स का सामना करना था तब. नाउ सो फर्स्ट what is the first strategy that Alauddin Khilji has implemented? So Delhi was attacked twice in 1299 or 1300 and 1302 to 1303. As a defensive measure, Alauddin Khilji raised a large standing army. यानी जो दिल्ली है वो 2 मरतबा अटैक्ड हुआ था मंगोल्स से या फिर मंगोल्स ने 2 मरतबा दिल्ली को क्या किया था, अटैक किया था. कब, 1299 या फिर 1300 के अंदर, और 1302 टू 1303 में भी दूसरी मरतबा उन्होंने अटैक किया था. तो एज अ डिफेंसिव मेजर यानी उनसे अपना रक्षण करने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक बड़ी आर्मीज को क्या कर दिया गया था, क्रिएट किया था. या फिर लार्ज स्टैंडिंग आर्मी यानी उन्होंने अपनी आर्मी को क्या कर दिया था, बढ़ाया था कि जो उनके सामने उनका क्या कर सके, डिफेंस कर सके. नाउ अब उसी टाइम पे मोहम्मद तुगलक ने मंगोल्स के सामने कौन सी स्ट्रेटेजी ली थी, या फिर मंगोल्स ने तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने मंगोल्स के सामने जो जब वो अटैक कर रहे थे तो उन्होंने कौन सी यानी स्ट्रेटेजीज अपनाई थी. सो द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स टाइम, यानी जब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थी तो उन्होंने आर्मीज को रेज किया था. अब उसी टाइम पे जब तुगलक यानी रूलर थे या फिर सुल्तान थे तब मंगोल ने अटैक किया था. तो तुगलक ने क्या किया था, तो The Sultanate was attacked in the early years of Muhammad Tughlaq's time. The Mongol army was defeated. तब Mongols armies को क्या किया था, हार का सामना करना पड़ा था. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack to Transoxiana. यानी वो मोहम्मद तुगलक को अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ के ऊपर क्या था, बहुत ही भरोसा था. राइट,
कि जिसके चलते उन्होंने मंगोल को एक मर्तबा हराया भी था, एज वेल एज उनके पास जो रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज और उनके पास जो आर्मी थी उससे उनको इतना कॉन्फिडेंट था दैट कि वो जो ट्रांसऑक्सियाना जो मंगोल के कब्जे में है उसको भी क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जिसके चलते यानी ये दोनों चीज़ें हासिल करने के लिए ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, तो उन्होंने भी अपनी आर्मीज को क्या किया था, बढ़ाया था। एक तरीके से हम देखें दैट कि इन दोनों पॉइंट में यानी जब कंपैरिजन करते हैं अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, तो जब मंगोल्स ने उनके ऊपर अटैक किया था तो दोनों ने यानी जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी अटैक किया था तो उन्होंने भी अपनी आर्मीज को रेज किया था, तो सिमिलरली मोहम्मद तुगलक ने भी अपनी आर्मी को क्या किया था, रेज किया था, और ना ही रेज किया था, एक मर्तबा मंगोल को हराया भी था। नाउ इन सेकेंड पॉइंट, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। यानी आप मैप नंबर 1 जो इस चैप्टर में दिया गया है वहाँ पे सीरी नाम की एक जगह है, वो लिटरली क्या है, एक गैरिसन टाउन है कि जब मंगोल्स दिल्ली सल्तनत पे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अटैक कर रहे थे तब उन्होंने पर्टिकुलरली सोल्जर्स को रहने के लिए क्या बनाया था, ये टाउन बनाया था, यानी उनके लिए एक पर्टिकुलर फोर्टिफाइड एरिया कंस्ट्रक्ट करके उनको दिया था। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था उसके कंपैरिजन में, रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, यानी गैरिसन टाउन, नया गैरिसन टाउन बनाने के बजाय द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की जो ओल्ड यानी पुराने से पुरानी जो 4 सिटीज है जिनमें एक शामिल है दिल्ली एक खूना, वॉज एम्प्टीड ऑफ इट रेसिडेंट एंड द सोल्जर्स गैरिसन देयर। तो ये जो दिल्ली एक खूना है जो दिल्ली की 4 सिटीज़ में से सबसे यानी जो 4 सबसे पुरानी सिटीज़ है उनमें से एक, तो उस एक सिटी को मोहम्मद तुगलक ने क्या कर दिया था, खाली करवा दिया था। अब वहाँ पे जो आर्मीज़ है, जो तुगलक की आर्मी थी, उनको वहाँ पे गैरिसन करवा दिया था, मीन्स कि वहाँ पे ही उनको रख दिया गया था। तो उन्होंने एक तरीके से नया गैरिसन टाउन नहीं बनाया, लेकिन जो गैरिसन टाउन था उसको खाली करवा के उसको यानी वहाँ पे उनके जो सोल्जर्स हैं उनको वहाँ पे रख दिया था। Now the residents of the old city were sent to the new capital of दौलताबाद in the sound। और जो पहले दिल्ली एक खूना यानी जो पुरानी सिटी में रह रहे थे उन सब को एक नई सिटी में भेज दिया गया, जिसका नाम है दौलताबाद, जो दिल्ली के साउथ इलाके में है। Now the soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as tax from lands between the Ganga and Yamuna। यानी जो सोल्जर्स को गैरिसन किया गया था या फिर उनके लिए जो गैरिसन टाउन बना दिया गया था जहाँ पे सोल्जर्स को रखा गया था, तो अब वहाँ पे उनके लिए उनके खाने पीने सारी चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इस इंतज़ाम के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती थी, यानी उनके पीछे मनी भी एक्सपेंस भी होता था, कॉस्ट भी यानी क्या की जाती थी, अकॉर्ड होती थी। सो द रीज़न वाई अब ये जो कॉस्ट है, ये जो एक्सपेंस है, उसको यानी फुलफ़िल करने के लिए या फिर उसको अर्न करने के लिए क्या था, दैट के गंगा और यमुना के बीच में यानी जो ज़मीन थी या फिर वहाँ पे जो लैंड थी जहाँ पे लोग रहते थे या फिर वहाँ पे जो एग्रीकल्चर्स एक्टिविटी होती थी, तो वो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता राइट, उसमें से वो प्रोडक्शन का 50% पार्ट यानी 50% जो अर्निंग्स होती वो किसको दी जाती थी, एज अ टैक्स ली जाती थी, और इन सोल्जर्स के मेंटेनेंस के लिए क्या होता था, यूज़ होता था। और उसी तरह यानी अब मोहम्मद तुगलक के टाइम पे सोल्जर्स को फीड करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज थी। So produce from the same area was collected as tax to feed the army, but to meet the expense of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes। So एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने
जो गैरिसन टाउन में रहने वाले सोल्जर्स थे उनको उस आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए गंगा यमुना के जो लैंड वाला इलाका था जहाँ पे जो फार्मर्स रहते थे उनके पास से टैक्स कलेक्ट करते थे, और जो टैक्स यानी जो इनकम के तहत आता उसका यानी जो टैक्स कलेक्ट करते वो 50% था, और वो जो 50% है वो उनके खाने पीने के लिए या फिर आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता था। और उसके कंपैरिजन में जब मोहम्मद तुगलक ने अपने आर्मीज़ को जब मेंटेन किया तब उन्होंने क्या किया था, दैट के जहाँ पे वो रहते थे यानी जहाँ पे उनको गैरिसन करवाया था वहाँ से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। अब जो टैक्स आता तो उससे उनका मेंटेनेंस होता था, लेकिन वो मेंटेनेंस करने के लिए अभी भी अगर कुछ पैसों की ज़रूरत होती, अभी भी यानी और ज़्यादा एक्सपेंस होता, तो वो एक्सपेंस को मीट यानी उसको फुलफिल करने के लिए या फिर उतना खर्च रेज करने के लिए यानी उतनी इनकम क्रिएट करने के लिए वो क्या करते थे, एडिशनल टैक्स भी इम्प्लीमेंट करते थे या फिर एडिशनल टैक्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था टू मीट द एक्सपेंस टू मेंटेन द सोल्जर्स एट द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। नाउ द सोल्जर्स हैड टू बी पेड द सोल्जर्स हैड टू बी पेड यानी जो सोल्जर्स होते उनको सैलरी भी दी जाती थी, वो जो काम करते थे उनकी वजह से या फिर उनके लिए उसके लिए Alauddin chose to pay his soldiers salary in cash rather than इक्तास। इक्तास की बात हमने ऑलरेडी कर दी है, राइट, कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो गवर्नर्स होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उनको क्या दिया जाता था, इक्ता दी जाती थी यानी लैंड दी जाती थी, और उनके वो जो गवर्नर होते उनको इक्तेदार कहा जाता था, राइट। सो उस टाइम पे क्या था दैट के जो उनको लैंड दी जाती थी उसमें से जो रेवेन्यू हासिल होती वो वही सोल्जर्स ले लेते थे, लेकिन फिर बाद में ये जो सिस्टम है वो थोड़ी बहुत क्या हुई थी, चेंज हुई थी, जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, वो जो इक्ताज उनको मिलती थी मीन्स के जो लैंड रेवेन्यू उनको मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। अब वो क्या करने लगे, जो कैश थे यानी जो सोल्जर्स थे उनको जो सैलरीज दी जाती थी वो कैश में दी जाती या फिर दी जाने लगी। Now the soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi and it was thus feared that the merchants would raise their prices। यानी अब कि जब उनको कैश में सैलरी मिलती थी तो उनको जो कुछ भी चीज़ें अगर चाहिए तो वो उनको क्या करनी पड़ती, उनके पास जो कैश है उससे वो लोग बाई करते थे। अब बाई करते थे तो उनको ये डर हमेशा रहता था दैट कि अगर हम ये बाई करने के लिए गए देन हो सकता है दैट के जो मर्चेंट्स है वो हमसे क्या ले, ज़्यादा पैसे ले। अब वो जो ज़्यादा पैसे ना ले जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्राइस हाइकिंग को कंट्रोल करने वाली भी एक सिस्टम बनाई थी। वो कौन सी थी, लेट वी सी। टू स्टॉप दिस यानी मर्चेंट्स प्राइस रेज न करे, इसको स्टॉप करने के लिए अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली, यानी उन्होंने प्राइस को क्या किया था, जो गुड्स की प्राइस थी उसको दिल्ली में कंट्रोल कर दिया था। प्राइजेस वर केयरफुली सर्वेड बाय द ऑफिसर। अब यानी जो सारे मर्चेंट्स हैं उन मर्चेंट्स को एक क्या कहते हैं दैट एक मिनिमम या फिर एक सर्टेन प्रिस्क्राइब रेट दे दिया गया था दैट कि उसमें ही आपको क्या करना है, सोल्जर्स को सेल बाय यानी जो कुछ भी आपको सेल करना है वो ये प्रिस्क्राइब रेट में करना है, राइट। अब वो अगर वो नहीं करते थे तो वो राजा के यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो एक ऑफिसर्स होते वो इसको बड़ी ही यानी अच्छी तरीके से नज़र जमाए थे दैट कि अगर कोई मर्चेंट्स प्राइस हाइक करता तो वो पनिशेबल होता था। So, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished। अब तो जो किंग ने या फिर जो सुल्तान ने एक प्रिस्क्राइब रेट बना दिया गया था मर्चेंट्स को कि यही रेट के ऊपर आपको सोल्जर्स को चीज़ें बेचनी है। अगर कोई पैसे ज़्यादा लेता तो जो सुल्तान के जो ऑफिसर्स होते वो उसके ऊपर क्या करते थे, कंट्रोल रखे हुए थे या फिर उसके ऊपर नज़र रखे हुए थे। अगर किसी ने प्राइस बढ़ाई है दैट के वो पर्सन क्या होता, पनिशेबल होता और उसको पनिश किया
जाता भी था। नाउ मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरी, और मोहम्मद तुगलक ने भी अपनी आर्मीज को क्या की थी, कैश में सैलरी पे की थी। बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, यानी उन्होंने प्राइस को क्या नहीं किया था, कंट्रोल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम में टोकन करेंसी स्टार्ट कर दी थी, जो नावाडेज हम यानी जो पेपर करेंसी यूज़ करते हैं, कुछ उसी तरीके से मोहम्मद तुगलक ने उनके टाइम में क्या किया था, टोकन करेंसी स्टार्ट कर दी थी। नाउ बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन वो जो टोकन बनी हुई थी, राइट, कि जिस तरीके से हम आज पेपर करेंसी यूज़ करते हैं, कुछ उसी तरीके से उस टाइम में करेंसी यूज़ होती, करेंसी बनाई गई थी, लेकिन वो जो टोकन हुआ करती थी या फिर वो जो करेंसी हुआ करती थी, वो गोल्ड या फिर सिल्वर में से नहीं बनी थी, यानी वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स नहीं थे, लेकिन क्या था, एक चीप मेटल में से बनाई गई करेंसी थी, कि जिसके चलते पीपल इन द 14th सेंचुरी डिडंट ट्रस्ट दिस कॉइन्स, यानी उस टाइम में, यानी 14th सेंचुरी में जो ये मोहम्मद तुगलक के टाइम में जो लोग थे, वो उसके ऊपर क्या नहीं करते थे, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते नहीं थे। दे वर वेरी स्मार्ट, वो बहुत ही स्मार्ट थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी। तो वो इतने होशियार थे कि जो टोकन करेंसी यानी निकली भी थी, लेकिन फिर भी जब टैक्स देने की बात आती तो लोग अपने पास जो गोल्ड और सिल्वर थे वो एज अ पार्ट ऑफ टैक्स पे करते नहीं थे, लेकिन जो टोकन करेंसी थी, जो हो सकता है दैट के शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही क्या हो, चले, या फिर इम्प्लीमेंट की गई है या फिर की गई होगी। सो ऐसी सोच रखने के कारण वो अपने पास जो टोकन है उसको क्या नहीं करते थे, एक्सचेंज करते नहीं थे, या फिर बदले में देते नहीं थे, या फिर एज अ पार्ट टैक्स देते नहीं थे। सो दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफीटेड इजीली, यानी ये भी एक, यानी वहाँ पे उस टाइम में बहुत चली भी थी, लेकिन एक ये भी रीज़न बना उनकी, यानी एक फेलियर्स का। Alauddin's administrative measures were quite successful, and chronicles praise his reason for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol advances. यानी जो कॉर्निकलर्स है, जो यानी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स थे, उन्होंने भी, यानी उन्होंने जो स्टेप्स लिए थे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मेज़र किया है, ऑब्जर्व किया है, एज वेल एज जो उसके टाइम पे क्रॉनिकलर्स थे, यानी जो ये जो हिस्ट्रीज़ है उस टाइम पे लिखते थे, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो भी यानी स्ट्रेटेजीज़ है उसको बहुत ही प्रेज़ किया है, और जो मंगोल्स के सामने जो उन्होंने स्ट्रेटेजीज़ बनाई है उन स्ट्रेटेजीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट किया था या फिर किया भी है। नाउ उसके अपोजिट मोहम्मद तुगलक, यानी यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी बात की थी आपको स्टार्टिंग में, दैट के कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो मोहम्मद तुगलक ने यानी काफ़ी सारी गलतियाँ की थी। तो वहाँ पे गलतियाँ की बात यही हो रही थी दैट के जब मंगोल्स के सामने जब उनकी फाउट हुई थी तो कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो उनको लेने चाहिए नहीं थे, या फिर वही डिसीजंस उनके एक हार का कारण या फिर उनके फेलियर्स का एक रीजंस बने थे। नाउ मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेर अ फेलियर्स, और जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है उसको सक्सेस में यानी नापा गया है या फिर मेज़र किया गया है, वहाँ पे जो मोहम्मद तुगलक्स के जो यानी जो स्ट्रेटेजीज है उसको कहाँ पे नापा गया है, फेलियर्स में नापा गया है। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिज़ास्टर, यानी उन्होंने जो कश्मीर को हासिल करने के लिए जो कैंपेन किया था वो तो बिल्कुल ही क्या था, डिज़ास्टर, मीन्स वो बहुत ही ख़राब था। He then gave up his plans to invade Transoxiana and disbanded his large army, यानी
उसके चलते फिर उन्होंने यानी ट्रांसऑक्सियाना को क्या करने के लिए, हासिल करने का जो एक जज्बा दिखाया था उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। एज वेल एज उनकी जो आर्मी है यानी एक बैंड आर्मी यानी एक बहुत बड़ी यानी एक जूथ आर्मी है उसको क्या कर दिया था उन्होंने, डिसबैंड कर दिया था। मीन्स फिर उन्होंने इतनी लार्ज यानी टुकड़ों टुकड़ों में फिर हम कह सकते हैं दैट के बाद दिया था या फिर इतनी केयर नहीं की थी। Meanwhile, his administrative measures created complications, यानी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी उनकी जो स्ट्रेटेजीज है, जो डिसीजंस उन्होंने लिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव, वो उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की थी। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रिसेंटेड। फिर जब उन्होंने यानी अपने जो सैनिक थे, अपने जो सोल्जर्स थे दैट के 4 पुराने सिटीज़ में से एक सिटीज़ में उनको गैरिशन कर दिया गया था, तो फिर जो वहाँ के जो लोग हैं उनको जब दौलताबाद भेज दिया था तो फिर से उन्होंने वो जो दौलताबाद में जो जिन लोगों को भेजा था उनको फिर से अपनी जगह यानी दिल्ली एक खूना में फिर से भेज दिया गया था यानी रिसेंट कर दिया था। नाउ द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड famine इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रेबेलियन। यानी एक तरफ तो उन्होंने यानी जो टैक्सेस है उसका जो प्राइस है या फिर जो टैक्सेस का जो रेट है वो उन्होंने बढ़ा दिया था, राइट। और उसी टाइम पे एक ये कंडीशन क्रिएट हुई थी famine, मीन्स कि जहाँ पे लोगों की जो ज़रूरियात थी वो बहुत थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में उनको वो नहीं मिलता था जितना उनको चाहिए था। सो जिसके चलते ये एक जो स्ट्रेटेजीज जो मोहम्मद तुगलुक ने क्या की थी, इम्प्लीमेंट की थी, तो ये उनके लिए एक रेबेलियन का रीज़न बना। यानी लोग इससे काफ़ी सारे लोगों ने उनके टाइम में इसके चलते यानी ये स्ट्रेटेजी के चलते उनका बहुत विरोध किया या फिर प्रोटेस्ट किया। नाउ एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैज़ टू बी रिकॉल, यानी जिसका रीज़न ये आया दैट कि जो टोकन करेंसी है उसको क्या कर लिया गया, पीछे ले लिया गया। मीन्स फ्रॉम ऑन नाउ दिस टोकन करेंसी विल बी नॉट इनटू इफेक्ट, यानी अब वो इफेक्ट यानी इससे अब कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगा नहीं, या फिर हम ये कह दें कि उसका ट्रांजेक्शन्स बंद कर दिया गया। Now, so in this list of Muhammad Tughlaq's failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of a military offensive against the मंगोल। यानी जहाँ पे हमने टेबल में बात की थी दैट कि एक तरफ तो अलाउद्दीन खिलजी के जो डिफेंसिव मेजर है उनको क्या कर दिया गया है, अप्रिशिएट किया गया है, और वहाँ पे मोहम्मद तुगलुक के यानी जो स्ट्रेटजीज है उनको क्या कर दिया गया है, फेलियर्स कर दिया गया है या फिर फेलियर्स का पार्ट गिना गया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट कि मंगोल्स के सामने बहुत ही ताकत के साथ लड़ने वाले एक आर्मी का यानी एक जो जज्बा जो बताया था वो किसने बताया था, मोहम्मद तुगलुक ने बताया था, जिसके कारण और जिसकी वजह से हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी दैट कि जब मंगोल्स ने दिल्ली पे अटैक किया था तो मंगोल्स को हराने वाले भी कौन थे, मोहम्मद तुगलुक ही थे, राइट। सो ऑल दो फेलियर्स, राइट, इट वाज अप्रिशिएटेड टू दैट के भले ही उनके जो यानी एक तरीके से जो स्ट्रेटेजीज है वो फेलियर्स की तरह गिनी जाती है, लेकिन वो एक ऑफेंसिव मीन्स एक तरीके से देखें तो वो एक डिफेंसिव नहीं थी लेकिन अटैकिंग थी। Now, the Sultanate in the 15th and 16th century. Take a look at table 1 again. You will notice that after the Tughlaqs, right, the Sayyid and the Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526। यानी जब ये मोहम्मद तुगलुक और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें या फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलुक की बात करें तो फिर बाद में जो दिल्ली के सुल्तान गद्दी पे जो आए वो कौन है, टेबल नंबर 1 को देखें तो सैयद एंड लोधी डायनेस्टी है, उन्होंने करीब 1526 तक रूल किया था। बाय देन
Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous कैपिटल. यानी तब तक तो ऐसा था डेट के जो जौनपुर है, बंगाल है, मालवा है, गुजरात है, राजस्थान है एंड जो एंटायर साउथ इंडिया है वो करीब करीब क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो चुका था और उनकी अपनी अपनी प्रॉस्परस या फिर कैपिटल सिटीज़ भी थी. Now, this was also the period which showed the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajput. यानी वो ये टाइम भी था दैट के जब जो अफगान के रूलर्स है वो यहाँ पे रूल कर रहे थे और जो राजपूट्स हैं उनका रूल भी आम हो चुका था. Now, some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrative. यानी कुछ स्टेट्स ऐसे थे कि जो नए इस्टेब्लिश हुए थे, जो भले ही छोटे थे लेकिन बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे, जिसमें एक शामिल है शेरशाह सूर जो सूर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका रूल 1540 से लेके 1545. स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं. यानी शेरशाह सूर के जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था अपने अंकल के वहाँ एज अ मैनेजर की तरह जो बिहार में थे, तो उन्होंने यानी मुगल को क्या किया था, चैलेंज भी किया था एज वेल एज उन्होंने हराया था जो मुगल एम्परर है हुमायूं को, राइट. करीब करीब 1530 या फिर 1540 और 1555 एंड 1556. शेरशाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी. यानी शेरशाह ने क्या किया था, दिल्ली को कैपिटलाइज यानी कैप्चर कर लिया था और वहाँ पे उन्होंने अपनी डायनेस्टी को क्या किया था, आगे बढ़ाया था. ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स. यानी कहे दैट के शेरशाह सूर यानी सूर डायनेस्टी करीब सिर्फ 15 साल का ही उनका रूल रहा था. इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट. यानी उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट लिया है वो उनके 15 ईयर्स में कहाँ से लिया था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में से. जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी, उन्होंने जो कुछ किया था उसको उन्होंने थोड़ा बहुत क्या किया था, डेवलप किया था, हम ये कह सकते हैं. और जिसके चलते उन्होंने अपना रूल काफ़ी एफिशिएंट बनाया था. शेरशाह's एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर. और शेरशाह सूर ने जिस तरीके से काम किया था, जो मॉडल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, वो उनके बाद यानी जो मुगल एम्परर है फेमस जिनका नाम है अकबर, उन्होंने उसको फॉलो किया था. व्हेन ही कंसोलिडेटेड मुगल एम्पायर, जब उन्होंने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट कर दिया गया था. नाउ so that's all for this chapter. I hope all the concepts are clear. If you have any query regarding that, or if I have forgot something, right, to explain in this chapter regarding any point wise, right, so you can remind me in the comment box as well, right. And if you not understand anything or if you want some more understanding regarding any point, you can also ask in the comment box, right. Thank you very much and have a nice day.